हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। अखबार से बहुत सारी काम की न्यूज़ हमें हर रोज देखने को मिलती है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी आज ही के न्यूज़पेपर में। जानिए कैसे होती है लोकसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग। आज जो आप इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस परिणाम को निकाला कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये रिजल्ट्स, ये परिणाम निकाले जाते हैं, किस प्रकार से ये काउंटिंग की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, सब कुछ आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी अभी साफ तौर से कहा गया कि यूपीएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म 17C एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन हो सकता है। साफ साफ उन्होंने ये कह दिया है। तो फॉर्म 17C क्या होता है इसको भी आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारे लिए, जो आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट, उस परिणाम के तहत आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूज़पेपर्स खुद भी, अगर आप देखेंगे तो अखबार खुद भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग की जाती है। ये सारे वोट की गणना जो आप देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, जो जीत रहा है, ये वोटों की काउंटिंग हुई कैसे है, ये हमें यहाँ पर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग की जाती है, सारे मतगणना किस प्रकार से की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे, एक एक चरण को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट की बात आपके साथ में कर ली जाए। आज के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है। हमारा जो कॉन्सेप्टर संकल्प बैच है, जो 12th क्लास के बच्चों, 12th क्लास के बाद के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, वो 2 साल का कोर्स हमारा अभी सिर्फ आज के लिए आपको 50% ऑफ पर अवेलेबल है। 50% का यहाँ पर सीधा डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 60,000 रुपए फीस है इसकी, लेकिन फिलहाल आपको 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज में ये अवेलेबल है। क्लासेस हमारी 13 जून से स्टार्ट होंगी। क्लासेस जो है, ये डिस्काउंट आज के लिए है, लेकिन क्लासेस 13 जून से हमारी स्टार्ट होने वाली है। इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। जो बच्चा इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है, सर हम एक साथ 30,000 नहीं पे कर सकते, इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा भी, किस्तों की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं। जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं या जो स्क्रीन पे नीचे आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है, या कमेंट सेक्शन में जो नंबर आपको दिख रहा है, उस पर कॉल करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि हम कैसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, किस प्रकार से कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी, कब कब पे करनी होंगी, सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट, उजांग सर का जो एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी आपको 50% ऑफ पर फिलहाल अवेलेबल हो रहा है। ये 499 रुपीज पर मंथ का कोर्स है, लेकिन फिलहाल आपको 249 रुपीज, 249 रुपए प्रति माह में, पर मंथ में ये अवेलेबल हो रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं पढ़ाई से लेकर के, पढ़ाई के अलावा लेकर के, हम हेल्थ को, फिटनेस को कैसे ध्यान में रखें, हम अपना मेंटल स्ट्रेस कैसे कम करें, हमारा टाइम टेबल कैसे बनाएं, वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, वो सारी समस्याओं का एक ही समाधान, रामबाण उपाय आपके सामने है। हमारा एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि अभी आपको 50% ऑफ पर अवेलेबल हो रहा है। ये हमारा नया बैच है, पहले बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं। नया बैच 10 जून से 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है जल्दी ज्वाइन करें, फिर ये डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे तो आपके लिए ये ऑफर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, फिर आपको पूरी फीस पे करके इन्हें लेना पड़ेगा। जो बच्चे ऑप्शनल के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा बैच जो है, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट बैच, बाइलिंगुअल बैच, हिंदी और इंग्लिश का बैच, वो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। 7 क्लासेस, 6 या 7 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट आपके लिए अभी तक भी कंटिन्यूड है। जो डिस्काउंट अभी तक आपको मिल रहे थे वो यूं के यूं कंटिन्यूड है। 60% ऑफ के तहत ये 6,000 रुपये में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 5,500 रुपये में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑलरेडी 6 क्लास 7 क्लास हो चुकी हैं। आगे और हमारी क्लासेस, पूरे 1 साल का बैच है ये, पूरा इस साल, 1 साल जो है 2025 या उसके बाद जिस भी एग्जाम में आप अपियर होना चाह रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बैच है। तो
लाइव क्लासेस हमारी हैं और बाद में अगर आप देखना चाहें तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसकी अवेलेबल आपको रहती है। सारी पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह सारे आपको अवेलेबल होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बाइलिंगुअल क्लासेस और बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलते हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर का बैच हमारा, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, पूरे 8 महीने का कोर्स ये होने वाला है, 8 मंथ्स का। ये बैच 12,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको 2,999 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। 7 जून से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ओजांग सर और डॉक्टर ओकारनाथ सर, उनके द्वारा ये बैच जो है वो चलाया जाएगा। आपको सारी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर उठा करके उसके बारे में डिस्कशन जो है वो आपके साथ में होगा। तो पूरा लंबा कोर्स है, 8 महीनों का कोर्स है ये। और इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस पर भी आपको 75% का डिस्काउंट अवेलेबल है, मात्र 25% की फीस में। 12,000 रुपये का बैच फिलहाल आपको सिर्फ 3,000 रुपये में, 2,999 रुपये में उपलब्ध है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से जल्दी इस बैच को भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थे जिनके बारे में हमने बात करी। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होती है लोकसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग? काउंटिंग के लिए देखिए, सबसे पहले आपने आज के अखबार में या आज की न्यूज में ये देखा ही होगा कि सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले सुबह 8 बजे के आसपास सारे उम्मीदवार, जितने भी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई और पार्टी से, कोई और पार्टी से, ऐसे जितने भी पार्टी से जितने भी लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होगा। उन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है, जो मुख्य अधिकारी है वहां का, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, उस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा वहां का ताला खोला जाएगा। सारे कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि, वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। बकायदा वीडियोग्राफी भी की जाती है, वीडियो भी बनाया जाता है। भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आए, मामला कोर्ट में जाए, तो वीडियो जो है पूरा उस प्रोसेस का जो जो काम वहां पर हो रहा है, स्ट्रांग रूम का लोकर उन सभी की उपस्थिति में खोला जाता है। स्ट्रांग रूम बेसिकली एक प्रकार की तिजोरी है जिसके अंदर सारी मशीनें जो रखी गई हैं, सारे बैलेट्स जो हैं वो, पोस्टल बैलेट्स जितने भी हैं, डाक के द्वारा जितने भी लोगों ने वोट डाले हैं वो, और साथ ही साथ जिन मशीनों में, ईवीएम में वोटिंग की गई है वो सब कुछ एक तिजोरी के अंदर रखे गए हैं, उसको हम स्ट्रांग रूम कहते हैं। उस स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। चुनाव आयोग का यहाँ पर एक स्पेशल ऑब्जर्वर भी प्रेजेंट रहता है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रेजेंट है, स्पेशल ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, उसके बाद जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ पर खड़े हैं, जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हर उम्मीदवार हर जगह पर जाकर के तो खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि को भेजता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है कि मेरी तरफ से ये व्यक्ति यहाँ पर रहेगा। तो वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर खड़े रहते हैं, उनकी उपस्थिति में वीडियोग्राफी करते हुए उस स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। उसके बाद मतगणना कर्मचारी और एजेंट कैसे तय होंगे? इसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो काउंटिंग सेंटर है, जिस जगह पर काउंटिंग होने वाली है, वहां पर एक बड़ा हॉल होगा, उसके अंदर टोटल 15 टेबल होंगे, 15 टेबल्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इनमें से 14 टेबल पर काउंटिंग की जानी है। 14 टेबल पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टेबल पर काउंटिंग होने वाली है। एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगाया जाता है। तो टोटल 15 टेबल, 15 टेबल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद जनरली ऐसा होगा कि कौन सा कर्मचारी कौन सी टेबल पर बैठेगा ये अभी तक भी किसी को पता नहीं है। किस कर्मचारी को कौन सा, किसी प्रकार का घपला कर दे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दे, किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार, करप्शन हमें देखने को मिल जाए, तो इस स्थिति से बचने के लिए अभी तक भी किसी डिसाइडेड नहीं होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा टेबल मिलने वाला है। जितने लोग हैं उनमें से कौन सा टेबल किसको मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी किसी को पता नहीं है कि किसको कौन सा टेबल अपॉइंट होने वाला है। तो किसी भी हॉल में 15 से ज्यादा एजेंट नहीं हो सकते हैं। एक टेबल है, उस एक टेबल पर गणना होनी है। मान लीजिए 3 प्रत्याशी थे या 4 प्रत्याशी थे, 4 जने खड़े हुए थे उस सीट से, तो 4 जनों के 4 रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रेजेंट होंगे। एक जो पहला प्रत्याशी है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, चौथा का होगा। ऐसे टोटल अगर हम देखें तो 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो एक एक टेबल पर एक एक प्रत्याशी हो सकता है। मैक्सिमम एक और बढ़ाया जा सकता है। 15 से ज्यादा किसी भी एक प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर हमें ये हिदायत दी जाती है। फिर काउंटिंग एजेंट कौन नहीं हो सकता है? ये जो एजेंट के रूप में जो बैठने वाले हैं, इसमें ऐसे लोग एजेंट नहीं हो सकते हैं जिनको
केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य जिनको किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है, मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में आएगा, वो वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाता, उनको वहाँ पर एजेंट के रूप में आप नहीं भेज सकते, वो नहीं जा सकते हैं। ईवीएम वोटों की गिनती कैसे होती है? गिनती कैसे होगी? सबसे पहले पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है, जो डाक के द्वारा जितने भी कागज के ऊपर, पर्ची के ऊपर वोट डाले गए हैं उनकी गणना सबसे पहले होगी। उनके ऊपर एक सील लगी हुई होती है, सील सबको चेक कराई जाती है कि जितने भी प्रतिनिधि खड़े हैं वहां पर उन सबको चेक कराई जाती है। ये देखो, ये वाला बॉक्स हम खोल रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर सील लगी हुई है, बीच में किसी ने छेड़खानी नहीं करी है, और अब हम इस सील को खोल रहे हैं। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। उसके बाद वो खत्म हो जाने के बाद लगभग 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, ईवीएम जो मशीनें हैं, ईवीएम, उनकी गणना यहाँ पर स्टार्ट होती है। ईवीएम के लिए, ईवीएम के अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगती है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर का सीपीयू होता है, किसी मोबाइल का प्रोसेसर होता है, वैसे ही ईवीएम मशीन की भी एक कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर सारा डेटा फीड है, कितने लोगों ने, किस प्रतिनिधि को कितने वोट मिले, किस प्रतिनिधि को कितने वोट मिले हैं, ये सब उसके अंदर डेटा फीड है। तो वो कंट्रोल यूनिट लाई जाती है पूरी मशीन में से, वो कंट्रोल यूनिट जो है वो निकाल करके लाई जाती है, एक एक टेबल पर एक एक रख दी जाती है। उसके बाद जैसे मतदान केंद्र जो है, पोलिंग बूथ नंबर 1 था, तो उसकी जो कंट्रोल यूनिट है वो टेबल नंबर 1 पर रख दी जाती है। पोलिंग बूथ नंबर 2 था, मतदान केंद्र संख्या 2 थी, तो वहाँ की जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम मशीन की जो कंट्रोल यूनिट है, मशीन बड़ी होती है, उसमें से एक छोटी सी डिवाइस निकाल के लाई जाती है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। सारा डेटा उसी के अंदर होने वाला है, तो उसको टेबल नंबर 2 पे रख देंगे। इस तरीके से टोटल 14 मशीन्स हैं, तो टोटल 14 मशीन्स की कंट्रोल यूनिट सारी एक एक टेबल पर रख दी जाती है। फिर उस कंट्रोल यूनिट के ऊपर भी एक सील लगी होती है, वो सील जो है वो वहाँ जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे चेक करवाई जाती है कि ये सील आप लोग चेक कर लो, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है, ये आप लोग चेक कर लो, तो उनसे चेक करवाई जाती है। देन यहाँ पर जो है एक एक राउंड फिर किया जाता है, और एक राउंड खत्म होने पर ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहला राउंड चल रहा है बीच में ही हम दूसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहला राउंड खत्म होगा, उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, उसके बाद तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट होगा। हम जनरली जो पढ़ते हैं, इतने राउंड की कैलकुलेशन हो चुकी है, अब इतने राउंड की बाकी है, हम जो न्यूज़ में देखते रहते हैं पूरे दिन भर, जो हम देखते रहे हैं, वो यही होता है। पहला राउंड खत्म होगा, फिर दूसरा राउंड खत्म होगा, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, इस तरीके से राउंड्स के अंदर जो है ये काम किया जाता है। कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोल यूनिट को बॉक्स से बाहर निकाला जाता है, उससे कंट्रोल यूनिट के सील से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये सबको दिखा दिया जाता है कि इसकी जो सील लगी हुई है, इस पे जो छाप लगी हुई है, उस पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, जैसी जिस दिन वोट पड़े थे उस दिन लगाई गई थी वैसे ही अभी भी लगी हुई है, ये सबको चेक करवाया जाता है। जब सबको लगता है कि हाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसकी सील तोड़ करके फिर उस मशीन की कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया जाता है। उसके पीछे एक बटन होता है, कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में पावर स्विच ऑन का बटन होता है, उसको ऑन करने का बटन होता है, उसको दबा करके उस डिवाइस को ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद उसके अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है, हरे रंग की लाइट जो है उसमें दिखाई देगी। इसके अंदर रिजल्ट कंपार्टमेंट की पैकिंग को खोला जाता है, उसके अंदर भी एक नंबर होता है जिससे काउंटिंग एजेंट को बताया जाता है। रिजल्ट कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर भी एक नंबर होगा जो सारे एजेंट्स को दिखाया जाएगा, ये नंबर जो है ये इस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर 4 बटन होते हैं। पहला बटन क्लोज करने का, वापस उस मशीन को बंद करना चाहते हैं। दूसरा बटन बटन जो है वो रिजल्ट का, रिजल्ट देखना चाहते हैं। तीसरा बटन प्रिंट करने का, आप इस रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो चौथा बटन क्लियर का होता है। यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट गिना जाना है तो डेफिनेटली रिजल्ट बटन पर क्लिक किया जाता है। रिजल्ट बटन पर क्लिक करते ही वो यूनिट जो है वो जिस जिस उम्मीदवार को जितने जितने वोट मिले हैं वो सब एक साथ दिखा देगी। फला उम्मीदवार को इतने मिले हैं, फला को इतने मिले, फला को इतने मिले, फला को इतने मिले, इस प्रकार से वो सबका रिजल्ट जो है वो दिखा देगी एक ही बार में। उस मशीन में जितने भी वोट पड़े हैं उस मशीन के वोटों को सारा एक साथ वो दिखा देगी। तो उसको फिर फॉर्म 17C के अंदर मार्क कर दिया जाता है। अभी फॉर्म 17C क्या है उसके बारे में आगे बात हम करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, नोटा को कितने मिले हैं, वो भी सारी चीजें जो है वो एक साथ दिखाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर कंट्रोल यूनिट रिजल्ट नहीं दिखाए तो, किसी प्रकार की टेक्निकल एरर आ गई, कुछ भी हो गया है, वो रिजल्ट नहीं दिखा रही, तो क्या होगा?
ऐसे में सबसे पहले तो उस मशीन को रिटर्निंग ऑफिसर के पास में रख दिया जाएगा, जो वहाँ का मेन ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उस रिटर्निंग ऑफिसर की हिरासत में उस मशीन को, पर्टिकुलर उस यूनिट को रख दिया जाएगा। अगली यूनिट के बारे में, 14 यूनिट है टोटल ऐसी, तो पहली में या दूसरी में या तीसरी में जिसमें भी गड़बड़ आई है उसको एक बार रिटर्निंग ऑफिसर के पास में रख दिया जाएगा। उसके आगे का राउंड जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, आगे वाली मशीन की कैलकुलेशन, उसके अंदर से रिजल्ट निकालने का काम चालू हो जाएगा। एंड में, सबसे एंड में, जब टोटल वोट्स जो है वो, टोटल रीडिंग जो है उन मशीनों की ले ली गई है, उसके बाद अगर इस एक मशीन में जितने वोट थे, मान लीजिए टोटल 100 वोट पड़े थे, उसमें से उस एक मशीन में 5 वोट थे या 10 वोट थे, 10% वोट थे, तो 10 वोट का डिफरेंस अगर कहीं आ रहा है, मान लीजिए जो पहले नंबर पर जो उम्मीदवार है और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार है, इन दोनों के बीच में 10 नंबर का या आ, उससे 10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस अगर आ रहा है, तो हम इस मशीन को खोल भी देंगे, इस मशीन को चालू करवा भी देंगे, तब भी मैक्सिमम या तो इसको 10 वोट मिले होंगे या इसको 10 वोट मिलेंगे। इसको 10 वोट मिले होंगे तो ये तब भी ये डिफरेंस उससे ज़्यादा आ रहा है। जस्ट 10 तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है, वोटों का डिफरेंस, वो कितना भी हो सकता है, 50,000, 2 लाख वोटों का डिफरेंस है, उतने वोट उस मशीन के अंदर है ही नहीं। उस मशीन में मान लीजिए टोटल इन दोनों के बीच में 2 लाख वोटों का डिफरेंस है और मशीन में मान लीजिए 50,000 वोट ही पड़े हैं, तो 50,000 वोट चाहे इसके खाते में जुड़ जाए चाहे इसके खाते में जुड़ जाए, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है, वो जो राउंड है वो कंप्लीट माना जाएगा और इसमें कोई समस्या होने नहीं वाली। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के बीच में 50,000 वोट का ही डिफरेंस आ रहा है और मशीन के अंदर भी 50,000 वोट पड़े हैं, या डिफरेंस 40,000 वोटों का आ रहा है और मशीन के अंदर 50,000 वोट पड़े हैं, तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो किधर भी जुड़ सकते हैं वो सारे के सारे वोट। ऐसे में वो जो मशीन, जो ईवीएम है जिसके अंदर वोट डाला गया है, उसके वीवीपैट को चेक किया जाएगा। वीवीपैट, यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। वीवीपैट, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से हम इसको जानते हैं। आपने अगर इस साल वोट डाला होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वोट डाला होगा, तो आप ईवीएम में जब बटन प्रेस करते हैं तो साइड पे एक छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर लाइट जलती है और एक कागज खिसकता है जिसके अंदर वो नाम दिखता है जिसको आपने वोट डाला है, जिस भी प्रत्याशी को आपने वोट डाला है, वो कागज खिसक करके वहां पर आता है और उस नाम को दिखाता है, लाइट जलती है और नाम दिखाता है, अंदर कागज जाता हुआ आपको दिखाई देता है। दैट इज नॉन एज वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आपने वोट डाला, ये मशीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, मैंने जिसको डाला उसी को गया कि नहीं गया, ये दिखाने के लिए साइड पे वीवीपैट पड़ा रहता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर उसको वेरीफाई करेगा, आप वोटर हैं, आप वोट डाल रहे हैं, उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ जो बटन मैंने दबाया वही उस मशीन के अंदर मुझे दिखाई दिया। पेपर पे होता है वो, इसलिए पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो वोटर जो है वेरीफाई करेगा, पेपर के ऊपर जो नाम आएगा उसको देख करके वेरीफाई करेगा कि हाँ मैंने जो बटन दबाया वही नाम वहां पर दिखाई दिया। तो वीवीपैट मशीन से अब चेक किया जाएगा, क्योंकि मशीन जिस ईवीएम में आपने वोट डाले थे वो तो खराब हो चुकी है, उसमें समस्या आ गई है, तो वो मशीन तो हमें रिजल्ट नहीं बता रही, लेकिन उसके जो वीवीपैट है वो अभी भी संभाल के रख रखे हैं, वो सारे पेपर संभाल के रखे हुए हैं। उन पेपर्स को फिर काउंट किया जाएगा, इस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, इसको कितने मिले हैं, इसको कितने मिले हैं, ऐसे टोटल काउंट किया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। इस प्रकार से रिजल्ट जो है, अगर मशीन काम नहीं करती है तो फिर वीवीपैट जो है वो हमारे काम आती है। वीवीपैट पर्ची का सत्यापन कैसे होगा, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिमाग में आता है कि ये वीवीपैट जो मशीन है, इसकी जो पर्ची है, इसका सत्यापन कैसे होगा, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। देखिए वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ज्यादातर पार्टीज इस बात को कहती रही है कि ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं और वीवीपैट में जितने वोट पड़े हैं दोनों को वेरीफाई करवाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, मशीन तो एक ही बार में रिजल्ट दिखा देती है, 2 मिनट में रिजल्ट दिखा देती है, लेकिन मान लीजिए उस मशीन में 50,000 वोट पड़े थे, तो 50,000 वोट की 50,000 पर्चियों को वेरीफाई करना कि हाँ इस व्यक्ति को इतने ही हजार वोट मिले, दूसरे व्यक्ति को इतने ही हजार वोट मिले, इसमें बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। 50,000 पर्चियां आप वेरीफाई करेंगे पूरा दिन ही निकल जाने वाला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, बात बिल्कुल सही है, दूसरे देशों में ऐसा होता है वैसे कि वीवीपैट और ईवीएम को दोनों को मैच करवाया जाता है, लेकिन भारत जितने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे वोट पड़ते हैं, यहाँ पर ये काम करवा पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कोई भी रैंडमली ड्रॉ के द्वारा गोटी डाल करके
आप 5 वीवीपैट वेरीफाई कर लो, कोई भी 5 वीवीपैट जो है, ईवीएम मशीन में कितने हुए हैं वोट, और वीवीपैट जो है उसमें कितने पड़े हैं वोट, एक एक की पर्ची है वहां पर। तो इस प्रत्याशी की इतनी पर्चियां बन रही है कि नहीं बन रही। मान लीजिए मशीन बता रही है कि जो प्रत्याशी नंबर 1 पर है उसको सपोज 27,927 वोट मिले हैं, तो इधर क्या उसकी 27,927 पर्चियां बन रही है कि नहीं बन रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, एक आधी भी ऊपर नीचे होगी तो वीवीपैट को सही माना जाएगा, जो पर्ची है उसको सही माना जाएगा, मशीन को गलत माना जाएगा। ऐसे 5 मशीनों को वेरीफाई किया जाता है सभी जगहों पर, बस इससे ज्यादा नहीं करते। हर एक मशीन को वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि हर एक मशीन को वेरीफाई कर पाना प्रैक्टिकली लगभग असंभव है। मतलब कई दिनों की वोटिंग कैलकुलेशन हो जाने वाली फिर तो ये कितने ही दिनों तक ये प्रोसेस फिर चलता ही रहेगा। तो ये काफी ज्यादा महंगा सौदा भी होगा, प्लस काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग थकाऊ सौदा भी ये होने वाला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कोई भी 5 मशीन गोटी डालो, रैंडमली आप अपने हिसाब से चूज करो और उनको वेरीफाई कर लो। अगर दोनों सही आए हैं तो मतलब सारी मशीनें भी सही हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो यहां से कंट्रोल यूनिट के आंकड़े और वीवीपैट की गिनती में अगर मिलान नहीं हो तो दोबारा गिनती की जाती है। अगर ऐसा कभी हुआ, वीवीपैट और कंट्रोल मशीन दोनों की कैलकुलेशन में गड़बड़ आई, तो एक बार फिर काउंटिंग की जाएगी। फिर भी गड़बड़ आई तो वीवीपैट को सही माना जाएगा। वीवीपैट जो है, जो कागज की पर्चियां उस मशीन में आपको दिखाई देती है, उन पर्चियों की संख्या कितनी आ रही है उसको सही माना जाएगा, मशीन को गलत माना जाएगा। कोई टेक्निकल एरर हो सकती है, कागज की पर्ची तो बिल्कुल प्रॉपर पेपर में छप के आई है ना आपके सामने, तो मशीन में कोई गड़बड़ हो सकती है, तो वीवीपैट को सही माना जाएगा। अब यहां पर आता है फॉर्म 17C। ये एक जबरदस्त फॉर्म जो आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके द्वारा भी कहा गया अभी अभी कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म 17C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म 17C क्या है, इसका रोल यहाँ पर आता है। देखिए, भारत के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक होता है फॉर्म 17A और एक होता है फॉर्म 17C। 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं। फॉर्म 17A जो है वो कितने वोट डालने वाले लोग हैं उसकी सारी जानकारी दिखाता है। आप जब भी वोट डालने गए होंगे, वहां पर कुछ बूथ लेवल ऑफिसर चुन जो है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, उनके पास में पूरी लिस्ट होती है, पूरी लिस्ट होती है कितने चुनाव दिन सॉरी कितने वोट डालने वाले लोग हैं, उसका क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो पूरा डेटा जो है उनके पास में होता है। दैट इज नोन एज फॉर्म 17A। उसके अंदर जितने भी वोट डालने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, उन सब की डिटेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर्म 17A जो है वो जनरली जितने भी प्रत्याशी हैं उनको दिया जाता है। देन अब यहां पर जब गणना होनी है तब रोल होता है फॉर्म 17C का। फॉर्म 17A तो जब वो इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, उससे पहले ही फॉर्म 17A जो है बन जाता है, सभी प्रत्याशियों को दिया जाता है, चुनाव आयोग के पास उसकी कॉपी रहती है, सभी प्रत्याशियों के पास उसकी कॉपी रहती है। लेकिन जब ये वोटिंग की कैलकुलेशन चल रही है, सारी गणना चल रही है, इस गणना के अंतर्गत फॉर्म 17C का उपयोग हमें देखने को मिलता है। फॉर्म 17C में हर मतदान केंद्र का रिकॉर्ड दर्ज होता है। हर मतदान केंद्र, जिस जिस जगह पर मतदान हुआ था उस जगह का जो पोलिंग ऑफिसर था, मतदान अधिकारी था, उसने फॉर्म 17C फिल करके दिया था। 17C जो है फॉर्म वो भर करके दिया था, जिसके अंदर वहां की सारी जो डेटा है वो उसके अंदर भरा गया है। जितने मतदान केंद्र होते हैं उतने ही फॉर्म 17C होते हैं। यहाँ वोटिंग हुई है, यहाँ मतदान हुआ था, यहाँ का फॉर्म 17C होगा, वहाँ मतदान हुआ था, वहाँ का फॉर्म 17C होगा, वहाँ मतदान हुआ था, वहाँ फॉर्म 17C होगा। सारे फॉर्म 17C जो हैं वो मशीन के साथ में ही आएंगे। वो फॉर्म 17C का जो है वो दिखाएगा कि इतने आज इतने लोगों ने वोट डाला था, इतने लोगों ने आज जो आज पूरे दिन भर में जो वोटिंग हुई इतने लोगों ने वोट डाला था। तो मशीन जो डेटा बता रही है कि इतने लोग का डेटा है, इतने लोगों ने वोट डाला है, फला व्यक्ति को इतना वोट मिले, दूसरे व्यक्ति को इतना मिला, तीसरे को इतना मिला, जो मशीन डेटा बता रही है। और जो फॉर्म 17C है वो डेटा बता रहा है। फॉर्म 17C टोटल डेटा बताएगा कि टोटल आज इतने लोगों ने वोट डाला है, किसको किसने डाला ये तो नहीं बताएगा, वो मशीन ही बताएगी। लेकिन मशीन और फॉर्म 17C का जो टोटल आ रही है उस टोटल को मैच करवाया जाएगा, टैली करवाया जाएगा। फॉर्म 17C का जो भाग फर्स्ट होता है उसके अंदर भी 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं। भाग फर्स्ट जो होता है वो वोटिंग के बाद वहां का जो पीठासीन अधिकारी है वो भरता है। फर्स्ट पार्ट जो है, जब वोटिंग हुई थी, जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन उसके अंदर
वो भरेगा कि आज दिन भर में इतने लोगों ने वोट डाला। मान लीजिए 10,000 लोगों ने वोट डाला, तो वो भरेगा कि हाँ 10,000 लोगों ने वोट डाला, नीचे साइन करके वो फॉर्म 17C का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट करेगा। देन पार्ट टू, इसी फॉर्म का एक पार्ट टू होता है। पार्ट टू चुनाव परिणाम दर्ज करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों का ब्यौरा होता है। पार्ट टू में जो डिटेल है वो अब भरी जाएगी। पार्ट वन जिस दिन वोट डले थे उस दिन भरा गया था कि आज इतने वोट पड़े हैं टोटल, फॉर्म 17C के अंतर्गत वो भर के उसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर भर के भेजेगा। उसी का सेकंड सेक्शन, उसी पेज के पीछे एक और सेक्शन होगा, सेकंड सेक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं, पार्ट टू होता है, भाग दो होता है। उस भाग दो के अंदर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं ये अब वो मशीन बताती जा रही है कि फला जो प्रत्याशी संख्या एक है उसको 50,000 वोट मिले हैं, 10,200 वोट मिले हैं, जो भी मिले हैं वो बता रही है। प्रत्याशी नंबर 2 है उसको इतने वोट मिले हैं, 3 नंबर वाले को इतने मिले, 4 नंबर वाले को इतने मिले, वो बताती जा रही है। एक ही बार में उसने, जैसे अपने मैंने अभी 4 बटन की बात करी थी, उसमें से रिजल्ट बटन दबाया, वो रिजल्ट बटन एक साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर दे देगा। तो वो इस फॉर्म 17C के अंदर भरा जाएगा। फला नंबर के प्रत्याशी को पहले नंबर पे जो नाम है उसको इतने मिले, दूसरे वाले को इतने मिले, तीसरे वाले को इतने मिले, चौथे वाले को इतने मिले, टोटल इतने वोट पड़े, नोटा वोटा सब मिला करके टोटल इतने वोट पड़े। अब वो फॉर्म 17A का जो फर्स्ट पार्ट है, 17C का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर टोटल वोट कितने पड़े थे वो भर रखा है। और अभी जो रिजल्ट निकाला गया है वो यहाँ पर टोटल वोट कितने पड़े ये देखा जा रहा है, दोनों को मैच करवाया जाएगा, दोनों एकदम सेम निकल रहे हैं, यानी सब कुछ सारी प्रोसेस जो है वो एकदम सही तरीके से चल रही है। जितने वोट डले हैं, टोटल वोट डले हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर्म 17C के अंतर्गत हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और लास्ट में चेक किया जाता है। चेक कैसे किया जाता है थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं आपको। मान लीजिए एक जगह पर एक पोलिंग बूथ जो था उस पर सपोज मान लेते हैं 30,240 वोट पड़े हैं टोटल आज पूरे दिन भर में, सुबह 7 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक 30,240 वोट पड़े। किसको कितने मिले हमें नहीं पता है, वो जिस दिन रिजल्ट, आज जैसे रिजल्ट निकल रहा है तो आज पता चलेगा। मान लीजिए प्रत्याशी संख्या एक जो है उसको 10,000 वोट मिले हैं। प्रत्याशी संख्या दो जो है उसको 5,000 वोट मिले हैं। प्रत्याशी संख्या तीन जो है उसको 15,000 वोट मिले हैं। दस 10,000 वोट मिले हैं। और चौथे नंबर पर सपोज नोटा है तो नोटा पर 240 वोट डले हैं। तो अब आप इन सबको काउंट करोगे, टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 10 5,240 पड़े हैं। तो 10 और 10 20, 20 और 5 25 और 5 30,240। तो आपका जो फॉर्म 17A है ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई थी, 17C का पार्ट वन जो था उसके अंदर दी गई थी। जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन दी गई थी। उसी दिन वहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर था उसने बताया कि 30,240 वोट आज टोटल पड़े हैं। अब किसको कितने मिले ये तो उसको भी नहीं पता है। आज जब मत गणना हो रही है उस दिन मशीन बताएगी कि फर्स्ट नंबर वाले को इतने मिले हैं, सेकंड नंबर वाले को इतने मिले, थर्ड वाले को इतने मिले, फोर्थ नंबर पे नोटा था, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 7 10 जने हो सकते हैं। तो मैं जस्ट 4 को मान के चल रहा हूँ, 3 प्रत्याशी और चौथा नोटा है। तो यहाँ इतने वोट मिले, इन सब की टोटल करी जाए वो और ये बराबर आ रही है, मतलब सब मामला सही है। जो फॉर्म 17C का पार्ट फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये पार्ट सेकंड के अंदर भरा जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मशीनों से निकाल करके पार्ट टू जो है 17C का फॉर्म का पार्ट टू जो है सेकंड पार्ट है, उसी कागज़ के अंदर पीछे एक और कागज़ लगा हुआ है। जो आगे वाला कागज़ है वो पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पहले जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन डाल दी गई थी। और जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें इंफॉर्मेशन आज डाली जा रही है, जिस दिन मत गणना चल रही है उस दिन जो मशीन बता रही है वो मशीन का डेटा इसके अंदर फिल करके, इस फॉर्म के अंदर फिल करके दिया जा रहा है। जो अभी अभी मामला बढ़ा था, अगर आप देखेंगे अभी अभी मामला बढ़ा था, फॉर्म 17C को अपलोड करने पर आयोग का क्या कहना है। इसको अपलोड करने की मांग की गई थी। एक NGO है जिसका नाम है ADR। ADR के द्वारा ये मांग की गई थी कि वोटिंग के 48, जिस दिन वोटिंग हो गई उसके 48 घंटों के अंदर ही
जो फॉर्म 17C है वो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। चुनाव आयोग जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। चुनाव आयोग का ये अभी अभी ये 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था, और 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने ये दलील रखी थी। 23-24 मार्च के आसपास की, मई के आसपास की ही बात है ये। तो सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ चुनाव आयोग ने ये कहा था, फॉर्म 17A के पार्ट फर्स्ट के अंदर कितने वोट पड़े आज, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। पूरा फॉर्म हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर डिजिटल हेरा फेरी होने के पूरे चांसेस है, तो पूरा फॉर्म हम अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन कितने वोट पड़े ये तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी हम डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो माई वोटर ऐप है, चुनाव आयोग की जो ऐप है जिसका नाम माई वोटर ऐप है, उस ऐप के ऊपर भी ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तो जब ये सारी जानकारी वहां पर दे रहे हैं तो हमें ये फॉर्म अपलोड करने की कहाँ जरूरत है। अगर हम ये फॉर्म अपलोड करेंगे तो इसके अंदर डिजिटल हेरा फेरी होने के चांसेस हैं, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी यहाँ पर कर सकता है, इसलिए हम पूरा फॉर्म नहीं अपलोड करते हैं। लेकिन जो लास्ट रिजल्ट है, ये वाले कितने वोट पड़े आज, ये हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है माई वोटर ऐप, उस पर भी अपलोड कर देते हैं। उसी से तो हमें पता चलता है कि आज 65% वोटिंग हुई है। मान लीजिए वहाँ 100 लोग रहते हैं, उसमें से 65 लोग ही वोट डालने हैं, तो हम कहेंगे 65% वोटिंग हुई है, 70% वोटिंग हुई है, फला बूथ पर 80% हुई है, फला बूथ पर 60% हुई है। ये सब डेटा उसी से तो निकाला जाता है। तो फॉर्म 17A का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो टोटल वोट की इंफॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी वेबसाइट पर और हमारी ऐप पर दोनों पर अपलोड कर देते हैं, इसलिए हम पूरा फॉर्म अपलोड करें इसकी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो चुनाव किस प्रकार से कराए जाएंगे, इलेक्शंस का जो एक्ट है हमारा 1961 का, वो ये कहता है कि जितने उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म 17A की एक एक कॉपी मिलनी चाहिए। वो हम देते 17C की पार्ट फर्स्ट की एक एक कॉपी मिलनी चाहिए, वो हम देते हैं। बाकी किसी को दी जाए इसकी कोई बाध्यता हमारे ऊपर है नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की लीगल बाउंडनेस यहाँ पर नहीं है, कोई भी विधिक बाध्यता यहाँ पर नहीं है, तो हमें अपलोड करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अंदर हेरा फेरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी है। तो ये मामला कुछ इस तरीके से चलता है। 17C क्या होता है अब आपको समझ आ गया होगा। 17C का पार्ट फर्स्ट जो है, जिस दिन वोट डले उसी दिन भर दिया गया था। 17C का पार्ट सेकंड जो है, दूसरा भाग जो है, वो जिस दिन गणना चल रही है, जो कि आज चल रही है, तो आज भरा जाता है। आज उसके अंदर सारी एंट्रीज की जाती है, फला व्यक्ति को इतने वोट मिल रहे, फला व्यक्ति को इतने वोट मिल रहे। रिकाउंटिंग कब होगी? अब इसमें कहा क्या हो कि हम रिकाउंटिंग की स्थिति देखते हैं। रिकाउंटिंग की स्थितियां कब बनती हैं? रिकाउंटिंग की स्थिति बनेगी किसी उम्मीदवार के एजेंट को डेटा में गड़बड़ी की आशंका हो, जितने वो रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़े हैं उनको लगता है कि नहीं, डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, चाहे तो फॉर्म 17C का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैच नहीं कर रहा है, या मशीन जो है उसमें हमें किसी प्रकार की गड़बड़ी लग रही है, तो वो फिर कह सकते हैं वीवीपैट लाओ, वीवीपैट से कैलकुलेशन करो। तो जब तक रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती, ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, तब तक उस प्रतिनिधि के पास में ये ऑप्शन है कि वो अपना मुद्दा उठा सकता है। अगर एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद वो ये मुद्दा नहीं उठा सकता। रिजल्ट डिक्लेयर होगा सबसे लास्ट में, सारे राउंड्स हो जाएंगे, उसके बाद भी सबसे पूछा जाएगा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बोलेंगे हाँ कोई समस्या नहीं है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि हाँ आज का रिजल्ट ये रहा, इस व्यक्ति को इतने वोट मिले, इस व्यक्ति को इतने वोट मिले। उस रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर होने से पहले किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की जा सकती है, जो प्रतिनिधि वहां पर खड़ा है उसके द्वारा ये शिकायत की जा सकती है कि हमें किसी प्रकार की समस्या है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को सही लगता है, वाजिब लगती है समस्या, तो वो उसके आगे की कार्रवाई करवा सकता है और वापस से रिकाउंटिंग जो है वो हो सकती है। अगर उसे वाजिब नहीं लगता तो रिकाउंटिंग होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है काउंटिंग के बाद ईवीएम का क्या होता है, उस ईवीएम मशीन का वापस से क्या करेंगे। उस ईवीएम मशीन को दोबारा स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा, और नियम यह है कि उसको 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में ही रखना होता है। उस जिस तिजोरी के अंदर से उसको निकाल के लाया गया था स्ट्रांग रूम के अंदर से, उसी स्ट्रांग रूम के अंदर तिजोरी के अंदर उसको वापस रखना है अगले 45 डेज के लिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, वापस से उस डेटा की अगर ज़रूरत है, कितने वोट डले थे, क्या हुआ था, उसकी ज़रूरत है, तो अगले 45 दिनों के लिए उसको वहाँ पर फिर से स्टोर करके ताला लगा करके प्रॉपर उस तिजोरी के अंदर रख दिया जाता है। 45 दिनों के बाद उसको फिर जहां से सारी ईवीएम आती है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर उसके अंदर का डेटा जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, जितना भी डेटा इस साल के इलेक्शन का था वो सारा क्लियर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये चुनाव का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, या काउंटिंग का प्रोसेस जो है
वो कंप्लीट होता है। फॉर्म 17C बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रह गया है, और पिछले 10 दिन पहले ही फॉर्म 17C को अपलोड करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चुनाव आयोग ने उसके लिए मना कर दिया था। तो फॉर्म 17C बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। एंड ये पूरा प्रोसेस किस प्रकार से काम करता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हम आज जो रिजल्ट देख रहे हैं, जो परिणाम देख रहे हैं, वो किस प्रोसेस से होकर के आया है, क्या प्रक्रिया चली है, कौन सी प्रोसेस चली है जिससे हमारे सामने ये रिजल्ट आया है, राइट। तो ये हमने आज की क्लास में, आज के इस सेशन में हमने समझा कि जब चुनाव वोटिंग की जाती है, चुनावों को या वोटिंग को काउंट किया जाता है, तो काउंट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस वहां पर फॉलो होता है। चलिए, तो ये आपने आज की डेट में, आज के इस सेशन में समझा कि किस प्रकार से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्रक्रिया कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, फिर इससे आगे की चर्चा करेंगे, इससे आगे हम फिर बात करेंगे कुछ ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।